हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसी क्लासेस। गाइस, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, बोर्ड पे जैसा आपने देख ही लिया होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि हमें पता है कि जो प्रोटीन है हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह से वर्क कर रहे हैं, तो उन्हीं फंक्शंस के बेस पे हम क्या करेंगे, प्रोटीन्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन। फर्स्ट क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, मींस प्रोटीन्स का काम देखो, इन्हीं से आपको वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा क्योंकि हमने फंक्शन के बेस पे ही इनको डिवाइड किया है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो कॉम्पोजिशन के बेस पे हमने उनको क्या किया था, क्लासिफाई किया था। जैसे सिंपल प्रोटीन है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं, और हमने ड्राइव्ड प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा। बट अभी हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं गाइस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते क्या है, देखिए स्ट्रक्चरल आपको यहीं से क्लियर हो गया होगा कि हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन यानी कि कहीं ना कहीं वो क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। किसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने में वो हेल्प करेंगे, टिश्यूज का। ठीक है, वो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे, किसका, टिश्यूज का। तो इसी वजह से हमने इनको क्या कह दिया, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। यानी कि प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जो कि टिश्यूज का स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे, इसी वजह से हमने उनको क्या कह दिया, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो आप इनके एग्जांपल नोट कीजिए। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो बोन है, बोन क्या है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू। इज इट क्लियर? सो बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू। और बोन के अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, बोन के अंदर प्रेजेंट होता है गाइस कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, तो जो यहाँ पे कोलेजन प्रोटीन है ना, वो इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। तो इसी वजह से कोलेजन को हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन किस कैटेगरी में रखेंगे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन की कैटेगरी में। ठीक है, अभी आप एक और नोट कीजिए कि जो क्रिएटिन है, ये भी करवाया गया था आपको। जो क्रिएटिन है ये भी क्या है, प्रोटीन है। जैसे कि यहाँ पे कोलेजन क्या था, ये भी एक क्या था, प्रोटीन था। तो जो क्रिएटिन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हेयर्स में, नेल्स में। तो इनको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाले जो टिश्यूज है ना, वो क्या हेल्प कर रहे हैं, ये वाले प्रोटीन्स टिश्यूज का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो इसी वजह से हमने इनको क्या कह दिया, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कह दिया। क्लियर है? नेक्स्ट नोट कीजिए, डिफेंस प्रोटीन्स। डिफेंस प्रोटीन्स। अभी देखिए डिफेंस प्रोटीन क्या होते हैं। डिफेंस का मतलब क्या है, ऐसे प्रोटीन जो क्या करेंगे, हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। यानी कि क्या प्रोवाइड करेंगे, हमारी बॉडी को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। कैसे, देखिए अभी एग्जाम्पल इसका हम यहां नोट कर दे रहे हैं। तो आप ये देखिए डिफेंस प्रोटीन्स के अंदर एग्जाम्पल क्या आएगा, आपको पता है ना कि जैसे ही कोई वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है ना, तो वो ऐसे पैथोजन की तरह वर्क करता है। तो एट दैट टाइम हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। हमें पता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो WBC है ना, हम क्या बोलते हैं उनको, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, है ना। तो क्यों, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। कैसे, क्योंकि हम जो बॉडी के अंदर WBC है ना, फर्दर उनकी भी कैटेगरीज होती हैं। सारा फिजियोलॉजी में आपको करवाया जाएगा, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, लिम्फोसाइट, है ना। तो लिम्फोसाइट में आप पढ़ोगे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो उस टाइम जो बी लिम्फोसाइट है ना, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और जो टी लिम्फोसाइट है उनकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। तो जो ये एंटीबॉडीज हैं, आप ये देखिए एंटीबॉडीज हैं वो क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होते हैं, वो प्रोटीन्स होते हैं। तो इसी वजह से कहते हैं कि जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है ना, तो उस टाइम बॉडी एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स रिलीज करेगी। उन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं। तो वो जो एंटीबॉडीज हैं वो किस कैटेगरी में आएंगी, डिफेंस प्रोटीन, क्योंकि वो हमारी बॉडी को
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक बार नोट डाउन भी कर लेते हैं कि जब भी कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है ना, तो उस टाइम देखो पैथोजन नोट कीजिए, पैथोजन जैसे बैक्टीरिया जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो एट दैट टाइम हमारी बॉडी क्या करेगी, एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स रिलीज करती हैं। प्रोटीन्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, उन प्रोटीन्स को हम कहेंगे डिफेंस प्रोटीन। तो डिफेंस प्रोटीन्स के अंदर हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं, एंटीबॉडीज का। तो एंटीबॉडीज किस कैटेगरी में आती हैं, डिफेंस प्रोटीन। ठीक है, तो एंटीबॉडीज को हम और क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं इनको इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, जिसको हम IG से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो किस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो डिफेंस प्रोटीन है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जब कोई पैथोजन एंटर करेगा। तो उसके अंदर आपको एग्जांपल ध्यान रखना है किसका, आपको एग्जांपल ध्यान रखना है एंटीबॉडीज का, जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं, जो कि एक टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। अभी देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स जो किसमें हेल्प करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में। किसकी, मसल्स की। तो देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स वो होंगे जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे और रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में जो स्पेसिफिक हम किन के बारे में पढ़ते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, तो ये किसके एग्जांपल हो गए गाइस, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के। ठीक है, जो पेंडिंग एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम, कैटालिटिक प्रोटीन्स। तो देखिए कैटालिटिक प्रोटीन्स क्या होती हैं। कैटालिटिक मींस कैटालिस्ट, आपको यहां से आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो यानी कि ऐसे प्रोटीन्स भी हैं जो एज अ कैटालिस्ट वर्क करते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं, देखिए कैटालिस्ट वो होते हैं जो क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इनहांस करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अभी क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जो रिएक्शन की स्पीड को क्या करेंगे, इनहांस करते हैं। क्लियर है, तो कैटालिस्ट वो होंगे जो रिएक्शन की स्पीड को इनहांस करेंगे। बट जो रिएक्शंस गाइस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं उनको इनहांस करने के लिए किसका यूज करेंगे, बायो कैटालिस्ट का। समझ रहे हो ना, होते तो कैटालिस्ट ही है वो, बट वो बायो मीन्स देखो हमारी, इससे आइडिया लग गया होगा आपको कि वो हमारी बॉडी के अंदर यूज हो रही हैं। तो देखो जो बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको जो कैटालिस्ट कंट्रोल करेंगे, इनहांस करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायो कैटालिस्ट। और जो बायो कैटालिस्ट है, बायो कैटालिस्ट हम किसको बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, किसको बोलेंगे हम, एंजाइम्स को। किसको बोलते हैं हम, एंजाइम्स को। तो इट मींस, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो प्रोटीन है वो एज अ कैटालिस्ट की तरह ही बिहेव करते हैं। ठीक है, कैटालिटिक से कैटालिस्ट, ध्यान रखिए कैटालिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को, स्पीड ऑफ रिएक्शन को इनहांस करेंगे। बट जो रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर जो कैटालिस्ट यूज होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, बायो कैटालिस्ट। ठीक है, और बायो कैटालिस्ट किसको बोला जाता है, एंजाइम्स को। तो यानी कि जो प्रोटीन्स हैं हमें पता है कि वो कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं क्योंकि वो एज अ एंजाइम ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन।
ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या होते हैं, जो किसमें हेल्प करेंगे, देखिए यहाँ पे किसमें हेल्प करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि वो सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। तो इसी वजह से हम क्या कह देते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम गाइस एग्जांपल लेते हैं हीमोग्लोबिन। आपको पता ही है कि जो हीमोग्लोबिन है ना, तो ये क्या है, एक टाइप का कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो बॉडी के अंदर देखो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी करता है, वो बॉडी के अंदर CO2 का ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि ये किस टाइप का प्रोटीन है गाइस, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का एग्जाम्पल है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए हार्मोनल प्रोटीन। हार्मोनल प्रोटीन मींस जो हार्मोन की तरह भी काम करेंगे। हमें पता है, जैसे आपको पता ही है कि जो इंसुलिन है वो भी क्या है, हार्मोन है ना। तो ऐसे में जो हार्मोनल प्रोटीन की कैटेगरी में हम किसको रखेंगे, इंसुलिन को। हमें पता है कि इंसुलिन क्या करेगा, बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन रखेगा, कंट्रोल में रखेगा, ठीक है। अगर क्या होता है कि जो पैनक्रियाज प्रॉपर वर्क नहीं करती तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगा। अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमें पता है कि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होता। तो अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि वो ग्लाइकोजन में चेंज करने के लिए इंसुलिन है ही नहीं। तो ग्लूकोज का लेवल अगर ज्यादा हो जाता है तो ग्लूकोज जैसे शुगर, हम बोलते हैं कि शुगर बढ़ गया, और एट दैट टाइम हम उसको शुगर अगर ज्यादा हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि डायबिटीज डिसीज हो चुकी है, क्योंकि बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी है ना। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि जो इंसुलिन है वो किसकी कैटेगरी में आएगा, हार्मोनल प्रोटीन की। तो ऐसे में अगर हम देखें ग्रोथ हार्मोन, ये भी क्या है, हार्मोनल प्रोटीन है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आप स्टोरेज प्रोटीन, जो स्टोरेज में हेल्प करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको करवाया गया था ओव एल्ब्यूमिन। आपको पता है कि जो एल्ब्यूमिन है उसके एनिमल सोर्स क्या है, ओव एल्ब्यूमिन, अगर वो एग्स के अंदर प्रेजेंट है, एंड लैक्ट एल्ब्यूमिन अगर वो मिल्क के अंदर प्रेजेंट है। तो जो ओव एल्ब्यूमिन है ये कहाँ स्टोर होता है, ये प्रेजेंट होता है एग के अंदर। तो इसी वजह से इसको किस कैटेगरी में रखते हैं हम, स्टोरेज प्रोटीन की ओनली। अगर हम फंक्शन की बेस पे जो कैटेगराइज कर रहे हैं उस बेस पे अगर हम बात करें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए जेनेटिक प्रोटीन्स। जेनेटिक प्रोटीन्स नाम से पता लग रहा है, जेनेटिक मींस जेनेटिक मटेरियल, ऐसे प्रोटीन्स जो किसके साथ रिलेटेड हैं, जेनेटिक मटेरियल के साथ, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जेनेटिक प्रोटीन्स, ठीक है। एग्जांपल नोट कीजिए इसका, न्यूक्लियो प्रोटीन्स। पता है ना आपको, जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन बात करें तो जो न्यूक्लियो प्रोटीन है, बताइए कि ये सिंपल में आएगा, ड्राइव्ड में आएगा, या फिर कॉन्जुगेटेड में। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियर प्रोटीन है वो किसका एग्जांपल है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन पार्ट तो है ही है, इसके अंदर क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, ठीक है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो न्यूक्लियर प्रोटीन है वो क्या है, एक टाइप का कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है, ठीक है। तो ये गाइस हमारे पास 8 टाइप्स हैं प्रोटीन्स के ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे हम डीनेचुरेशन। हाँ जी, देखिए अभी जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन जब भी की जाएगी प्रोटीन्स की, तो इट मींस वहां पे प्रोटीन डीनेचर्ड होंगे। तो डीनेचर्ड का मतलब क्या है, मींस यहाँ पे नेचर मींस जो प्रोटीन का नेचर है ना, वो डी का मतलब होता है रिमूव होना,
तो आप यहीं से ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रोटीन का नेचर है वो क्या होगा, लॉस होगा। तो प्रीवियस वीडियो में वैसे मैंने आपको बताया भी था कि जब भी डीनेचर किया जाएगा किसी भी प्रोटीन को, तो इट मीन्स क्या होगा, वहां पर वीक बॉन्ड ब्रेक किए जाएंगे, वहां पर वीक बॉन्ड ब्रेक होंगे, जैसे कि वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड। बट जब भी डीनेचर्ड होता है ना, देन उस टाइम वीक बॉन्ड तो ब्रेक होते हैं, बट जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। वीक बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा बट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड वो ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर देखिए पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे, तो आपको यहां से आइडिया लगना चाहिए कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि लीनियर सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की, तो अमीनो एसिड तो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़े होते हैं। तो अगर पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, तो ऐसे में आपको आइडिया लगना चाहिए कि अगर पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ ना, तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो भी स्मॉल नहीं होगी। इज इट क्लियर? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्रोटीन्स को डीनेचर किया जाएगा, मैं बार बार इसी पॉइंट पे फोकस कर रही हूँ सो दैट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी प्रोटीन्स को डीनेचर किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वीक बॉन्ड ब्रेक किए जाएंगे, उस टाइम गाइस हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते। इट मीन्स जब भी डीनेचर होगा प्रोटीन, तो उसका नेचर लॉस होगा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि नेचर लॉस होने का मतलब है कि प्रोटीन का 2 डिग्री 3 डिग्री या फिर 4 डिग्री स्ट्रक्चर है, उसका क्या होगा, लॉस होगा। अभी मैंने यहाँ पे 1 डिग्री क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो मैंने आपको ये बोला है कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, वो तो ब्रेक होते ही नहीं है। तो इट मीन्स अगर पेप्टाइड बॉन्ड रहेंगे, तो पेप्टाइड बॉन्ड तो किसके अंदर होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। मीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ कौन से स्ट्रक्चर इफेक्ट होते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। तो इट मीन्स अगर कोई भी प्रोटीन 2 डिग्री में है, 3 डिग्री में है, या फिर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है इसका, तो अगर वो डीनेचर्ड होता है, ठीक है, तो ऐसे में जो उनका 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब भी डीनेचर्ड होगा प्रोटीन, तो सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री स्ट्रक्चर का ही लॉस होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा है इस चीज को कि पेप्टाइड बॉन्ड तो ब्रेक होते ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसे में 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री स्ट्रक्चर लॉस होगा, तो ऐसे में जो प्रोटीन्स हैं उनका बायोलॉजिकल फंक्शन भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक प्रोटीन्स बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया, ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। हेलिकल स्ट्रक्चर किसके अंदर होता है, सेकेंडरी के अंदर, है ना, अल्फा हेलिक्स। और यहाँ पर हमने क्या बना दिया, बीटा प्लेटेड शीट्स, ठीक है। और फिर हमने इसको फोल्ड कर दिया, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया 3 डिग्री स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जैसे ही क्या करते हैं हम इसकी डीनेचुरेशन, क्या करते हैं इसकी डीनेचुरेशन, तो जैसे ही हमने इसकी डीनेचुरेशन की, तो हमें मिल गया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। तो इट मीन्स ना अभी ये टर्शरी रहा, ना ये सेकेंडरी रहा, तो ऐसे में हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो मेन स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इट मीन्स जब भी हमने डीनेचुरेशन की, तो जो प्रोटीन का नेचर है, अभी प्रोटीन का नेचर क्या था कि वो 3 डिग्री स्ट्रक्चर में है, तो वो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसी वजह से हम कह देते हैं कि जो डीनेचुरेशन होती है, जो 2 डिग्री 3 डिग्री या फिर 4 डिग्री स्ट्रक्चर क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे वीक बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वहां पे ब्रेक नहीं होंगे, जिसका एग्जांपल हम कर रहे हैं यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, क्लियर है। अभी देखिए कि जो डीनेचुरेशन है, डीनेचुरेशन के अंदर जो एजेंट्स हेल्प करेंगे उनको हम क्या कह देते हैं, एजेंट्स ऑफ डीनेचुरेशन, एजेंट्स ऑफ डीनेचुरेशन,
ठीक है। तो जो ये डीनेचुरेशन में जो एजेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास फिजिकल एजेंट, ठीक है, एक होते हैं हमारे पास केमिकल एजेंट, ठीक है। तो अगर हमने क्या किया, प्रोटीन्स को हीट सप्लाई की, ठीक है, अगर हमने उनको हाई प्रेशर दिया, यूवी लाइट, तो इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, वो डीनेचर्ड हो जाएंगे। तो इट मींस जो फिजिकल एजेंट हैं वो भी डीनेचुरेशन करवा सकते हैं, ठीक है, और केमिकल एजेंट भी डीनेचुरेशन करवा सकते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो इट मींस अगर हमने क्या किया, किसी भी प्रोटीन को एसिड के अंदर डाला, देन भी वो क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। इट मींस जो स्ट्रॉन्ग एसिड के कांटेक्ट में आने से भी प्रोटीन्स डीनेचर्ड हो जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बेसिस, वो भी उनको डीनेचर्ड कर देंगे, ठीक है। कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को डीनेचर्ड करवा सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल, ठीक है, एसीटोन। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हमने क्या किया, किसी प्रोटीन को अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो जो ये अल्कोहल है ना वो उनका स्ट्रक्चर ही लॉस करवा देगा, ठीक है। तो इट मींस अल्कोहल, एसीटोन, ये ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जो क्या करेंगे, डीनेचुरेशन करवाते हैं, ठीक है, वो डीनेचुरेशन करवा रहे हैं, इसी वजह से तो हमने उनको क्या बोला, एजेंट्स ऑफ डीनेचुरेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे टाइप्स ऑफ डीनेचुरेशन, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ डीनेचुरेशन, ठीक है। तो डीनेचुरेशन कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। कौन कौन सी, रिवर्सिबल डीनेचुरेशन एंड सेकेंड वन है इररिवर्सिबल डीनेचुरेशन। तो देखिए रिवर्सिबल डीनेचुरेशन क्या होती है, तो देखिए गाइस इस चीज को ध्यान से समझिएगा। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि अगर हम सिंपली मैं अगर आपको समझाऊं, अगर ए है उससे बी बन रहा है ना, तो अगर बी से वापिस अगर हम ए बना सकते हैं ना, तो हम क्या कहेंगे कि रिवर्सिबल है। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है कि ए से बी बनता है और बी से वापिस ए बन रहा है, तो इट मीन्स वो रिएक्शन बैक वापिस जा सकती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वो कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। तो अभी आप देखिए कि प्रोटीन्स के केस में ऐसा क्या है, रिवर्सिबल हमने किस वे में इसको यूज किया, हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। हमने क्या किया, डीनेचुरेशन के लिए जो एजेंट्स यूज किए जाते हैं वो डाले, ठीक है। तो जैसे ही हमने डीनेचुरेशन के लिए जो एजेंट्स यूज किए जाते हैं वो डाले, तो वो प्रोटीन क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। प्रोटीन कैसा बन जाएगा, डीनेचर्ड। इट मींस उन्होंने क्या किया, अपना जो स्ट्रक्चर है वो लॉस कर दिया, अपना जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो लॉस कर दिया। क्योंकि स्ट्रक्चर लॉस हो गया, उसको ऑब्वियस सी बात है कि जो उनका बायोलॉजिकल फंक्शन था वो भी लॉस हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया कि जो ये डीनेचुरेशन एजेंट यहाँ पे मैंने क्या किए हैं, ऐड किए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, उनका स्ट्रक्चर लॉस हो गया, वो डीनेचर हो गया प्रोटीन। बट अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे डीनेचुरेशन के जो एजेंट्स हैं रिमूव कर लिए, देन क्या होगा, अगर एजेंट्स ऐड किए तो वो प्रोटीन डीनेचर हो गया, अगर रिमूव कर लिए तो वापिस से वो क्या बन गया, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आ गया, अपने ओरिजिनल उसने वही नेटिव स्ट्रक्चर अपना गेन कर लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल
डीनेचुरेशन मींस एक बार डीनेचुरेशन हो गई थी, वापिस अगर हमने एजेंट को रिमूव कर लिया, वापिस से वो ओरिजिनल स्टेट में आ गया, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल डीनेचुरेशन। तभी मैंने आपको बोला था ना कि अगर हम ए से बी बना रहे हैं, बी से अगर वापिस ए बन जाए, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल डीनेचुरेशन हमने किस सेंस में यूज किया कि अगर डीनेचुरेशन के जो एजेंट्स हैं ऐड किए तो वो प्रोटीन डीनेचर्ड हो गया, बट अगर हमने हटा लिए तो वापिस वो ओरिजिनल स्टेट में आ गया, तो दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल डीनेचुरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल नोट कीजिएगा इनके, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, जैसे ही हम इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, सैलिसिलेट। ठीक है, जैसे ही हम इसको कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं, क्या, सैलिसिलेट। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे ही इसको कंपाउंड हमने प्रोवाइड किया सैलिसिलेट, तो जो ये हीमोग्लोबिन है ना वो क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। जैसे हमने इसको रिमूव कर दिया इस एजेंट को, तो वापिस से ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। दोबारा देखिए, हीमोग्लोबिन को जैसे ही मैंने क्या किया, ये एजेंट डाला, तो वो अपना स्ट्रक्चर क्या कर देगा, डीनेचर्ड हो जाएगा, वो अपना स्ट्रक्चर लॉस कर देगा। पर जैसे ही मैंने इसको रिमूव कर दिया तो वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल है बताइए, रिवर्सिबल डीनेचुरेशन का। तो ऐसे ही हमारे पास IG होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया, यूरिया ऐड किया तो वो डीनेचर हो गया, यूरिया रिमूव कर लिया तो वापस से अपना स्ट्रक्चर गेन कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल। अगर देखिए प्रोटीन्स के अंदर ऐड किया तो डीनेचर हो गया, ठीक है, जैसे एजेंट ऐड किया, बट एजेंट को रिमूव करने पर भी अगर वापिस से ओरिजिनल प्रोटीन ना मिले तो वो कैसी कंडीशन हो जाएगी, इरिवर्सिबल। जैसे कि एग से ऑमलेट बनाया जाता है, तो ऑमलेट इज अ एग्जांपल ऑफ डीनेचर्ड प्रोटीन्स। ठीक है, तो क्या वापिस इससे एग बना पाएंगे, नहीं, तो ये किसका एग्जांपल है, इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन का। ठीक है, तो ये था गाइस अप टू डीनेचुरेशन। बाकी जो पेंडिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि प्रोटीन्स के अंदर ही हम एंजाइम टॉपिक्स को भी बहुत डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा और आपको आपके लिए जो लेक्चर्स हैं काफी हेल्पफुल रह रहे हैं, तो जरूर इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।